ना कम से कम 3.5 घंटा बचता है। बफर हाँ पीरियड यार आपको सर, वेट करना होता है ट्रैवलिंग कैब के बहुत। लिए 15-20 मिनट, और ट्रैवलिंग का भी लगभग 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, है ना। और सर हाँ ट्रेवलिंग के अलावा जो टायर्डनेस होती है फिर उसकी वजह से मतलब हाँ, हाँ जी। फर्क पड़ता है ना? तो ये फिर सर आप कहाँ पे हुआ है ऑफिस आपका? से आके बेड दिखता है मेरा सिर्फ। वैसे पब्लिसिज में हुआ है। मेरे एक ही हम्म साथ 4 कंपनी में सिलेक्शन हुआ था। अरे वाह। इन्फोसिस, मेरे पास ऑफर लेटर भी पड़ा है। इन्फोसिस, हम्म विप्रो और पब्लिसिज, एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, बट जो और भी सारी जो सिलेक्शन हुई थी मेरी, वो सारी सिलेक्शन हुई हम्म। थी मेरी वीबीए पे। तो कहीं सीक्वल था, तो कहीं वीबीए के साथ पावर बीआई था। तो आप कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं सर? मैंने पब्लिसिज ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। मुझे ये यहाँ पे, लोकेशन? ये गुरुग्राम में ही है, गुड़गांव। अच्छा, ये गुरुग्राम। हाँ, मुझे यहाँ पे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे सीक्वल सर्वर, पावर बीआई एंड SSISM, एंड इसका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस पे पैसे काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। तो मैंने फाइनली यही डिसाइड किया कि मुझे इसी एक साथ जाना चाहिए। नहीं सही है सर। एक HR थी इन्फोसिस वाली, पुणे की, सॉरी वो ऑर्गेनाइजेशन पुणे की है, वो तो है हैदराबाद की, नहीं अहमदाबाद की है, सॉरी अहमदाबाद की। तो मेरे से बोल रही थी कि ना तुम कहीं, मतलब थर्सडे फ्राइडे 2 दिन उसने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल की थी, बट वो इंटरव्यू लेने वाला आया नहीं। तो मैं इंतज़ार करता रहा। मैंने उसको बोला कि देखो, मैं ना कहीं मेरे से बोली कि ना देखो तुम कहीं ज्वाइन मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा ना सिलेक्शन करवा दूंगी, मैं मंगलवार को आऊँगी मैं। तो बोला मैडम ये क्या बात है। मैं ज्वाइन नहीं करूँ, हो सकता है वो तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला मुझे फेल कर दे। मुझे ना इंटरव्यू देना अच्छा लगता है, क्योंकि ना उससे मुझे मेरी ना औकात पता लगती है कि मुझे कितना आता है रियल में, जेन्युइनली, और मेरी सच में क्या वैल्यू है एग्जैक्टली। सो आप ना ज्वाइनिंग करो चाहे मत करो, बट जो चीज़ें इंटरव्यू देते रहते हो ना, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके हाँ अपने सर। आप कॉन्सेप्ट उसी के साथ ना मैकेनिज्म चलता रहता है, भूलोगे नहीं कभी आप चीज़ें, जो चीज़ें आपने सीखी पढ़ी है। ये सर हाँ ये तो है सर। हुसैन भाई भी ऐसी है सर, बहुत इंटरव्यू देते हैं, हम्म, बहुत ज्यादा। और एक चीज़ आपको ना बहुत अच्छा बेनिफिट इसका तब भी मिलता है, सपोज मान, सॉरी, अच्छा स्क्रीन चालू है, शेयर हो स्क्रीन रहा है शेयर हो सर, रही है। हाँ। हो रहा है सर। बाकी के लोगों से मैं कहूँगा कि देखो अब आप लोग ना रिज्यूम Recording in अपलोड कीजिए progress. naukri.com पे। एंड naukri.com मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा पोर्टल है इन कंपेयर टू अदर जितने भी, लाइक कुछ लोगों को हो सकता है कहते होंगे कि लिंक्डइन ज़्यादा प्रोफेशनल है, काफ़ी सारे कॉल्स आती है, जेन्युइन है। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, naukri.com जो फ्री वर्जन है वो भी काफ़ी, वहाँ से भी कॉल्स आती है। डिपेंड करता है कि आपके जो रिज्यूम्स हैं ना वो किस क्वालिटी के हैं, ये भी काफ़ी मायने रखता है। अग्री सर। पूरे मुझे भी टोटल कॉल्स नौकरी से ही आते हैं। अगर सर मेरा प्रीमियम है। किसी का रिज्यूम लिखने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो मैं रिज्यूम के लिए भी मैं बता दूंगा कैसे लिखना है कैसे नहीं। देखो मैं एक चीज़ में क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत प्रोफेशनल वे का मैं रिज्यूम लिखता हूँ मैं, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ कि उस रिज्यूम से मैंने काफ़ी लोगों का सिलेक्शन करवाया है, मतलब काफ़ी अच्छा मुझे तो लगता है कि ना रिज्यूम सच में मेरा वर्क करता है। क्योंकि पहले जो उन लोगों के रिज्यूम होते थे उनके सिलेक्शन नहीं होते थे, तो मुझे लगता था ना कि कुछ ना कुछ कमी होगी ज़रूर। तो काफ़ी अच्छा रिज्यूम है। मैं आप लोगों को अभी तो शायद खोजना पड़ेगा मुझे, मेरे सिस्टम में होगा, बट लेकिन मैं शेयर करूंगा अगले सर वो सेशन में। सेशन के टाइम ही, क्या चीज़? हाँ सेशन के टाइम ही बता देना सर, वो जब आप सेशन लोगे ना ये बताने वाला इंटरव्यू का, हाँ, आप तभी लोग बता देना डिसाइड इसका कर भी। लीजिएगा किसी टाइम पे, ठीक है। सैटरडे कर लेंगे सर। चलो सर ठीक है। आप फ्री होंगे तब बताइए। सैटरडे को। हाँ, जिसको मतलब कि, अब जिसको मतलब ना उसमें हो सकता है आप लोगों को किसी को ना इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग ऐसा ट्राई हाँ सर वो कीजिएगा कि एक्स्ट्रा भी शाम को रहेगा। डिस्टर्ब ना हो। हम्म। हाँ। हाँ सैटरडे को उस दिन क्लास भी नहीं रहती और अपना आराम से कर लेंगे। चलो ठीक है। अच्छा उस दिन मैं एक दिन लार्ज और सम, सॉरी लार्ज और स्मॉल बताना भूल गया था आप लोगों को, है ना, ये बता दिया मैंने। मिनिमम और मैक्सिमम बताया था आपने। हाँ लार्ज में बता रहा था, मुझे अम, कन्फ्यूजन हो रही थी। तो देखो लार्ज ओके। और जो स्मॉल वाला है उसका फंडा मैं बता देता हूँ। जो लार्ज होता है वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि कहाँ तक आप लार्ज लेके आ रहे हो। जैसे मैं एक ये डेटा लेता हूँ मैं, और मैं ये एक नई शीट पे यूज करता हूँ, ठीक है। मैंने ये डेटा पेस्ट कर दी, ये यहाँ पे कुछ लगा है, एक काम करता हूँ मैं, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, स्पेशल पेस्ट करता हूँ मैं, ये सही है ना आप लोगों के लिए? देखो हाँ
हाँ सर। अगर आपसे इसमें पूछा जाए ना कि मुझे मुझे उस पर्सन की ना डिटेल्स दो या उस सेल्स की डिटेल्स दो या वो वाली सेल्स बताओ जो सेल्स ना सेकंड नंबर में सबसे हाईएस्ट सेल हुई है। आप मैक्स का तो बता सकते हो है ना भाई, मैक्स का आपने फॉर्मूला लगाया और ये बता देगा 81 जो है इस पूरे, सॉरी 95 जो है इस 95 है ना, हाँ सबसे बड़ी वाली जो यूनिट है वो 95 है। वैसे टोटल के साथ भी आप कर सकते हो, लेकिन ये इस सिचुएशन में आपके लिए चैलेंज होता है ना, सेकंड नंबर का मुझे मैक्सिमम बताओ, तो वो आप नहीं बता पाओगे और वो बताएगा आपके लिए लार्ज वाला फंक्शन। लार्ज लिखना, ये बोल रहा है ना कि वो रेंज ले लो भाई, ये मैंने रेंज ले ली। अब देखो ये एरे बोल रहा है, आपको पहला चाहिए, दूसरा, तीसरा, किस पोजीशन का चाहिए। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि कॉमा लगाता हूँ तो लाइन ब्रेक होता है, सेमीकोलन लगाता हूँ तो नेक्स्ट सेल में मूव होता है, वो भी यहीं पे देखने को मिलेगा। आपको हर जगह देखने का मिलेगा जब आप फॉर्मूला को अच्छे से समझोगे, तब हर जगह होता है वो। यहाँ पे भी देखोगे, अगर मैं देखो मैं कहता हूँ, मैं अगर मैं इसे मैं ये वाला मेरा रेंज है और मैं इसे F9 करके इलेबोरेट करता हूँ हल्का सा, तो देखो हर एक के बाद सेमी कोलन लगाया है ना, 36 के बाद सेमी कोलन, तो देखो 36 के बाद 95 है सेमी कोलन, 95 के बाद 50 है। इस तरीके से जो सेमी कोलन है तो आप देख के पहचान जाओगे कि ये जिस सोर्स से डेटा आ रहा है ना, तो जैसे 36 के बाद 95, 50 वो ना उसके नीचे लिखी गई होगी। अगर ये कॉमा रहेगा ना तो आप समझ जाओगे कि ये वाला सिलेक्शन इस साइड में हो रहा होगा, इस साइड में डेटा पड़ा होगा, यानी लेफ्ट से राइट। अगर वो नीचे जा रहा है तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे सेमी कोलन लगा है। तो वापस मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं लार्ज लगाता हूँ। मैंने ये चीज़ें बोला है कि आपको दूसरे नंबर का चाहिए तो भाई इसमें 2 लिख दो। दूसरे नंबर का 95, तो देखो सबसे बड़ा 95 है ना, दूसरे नंबर का 90 है। क्लियर। अगर मैं इसे मैं कह दूं किसी को मैं 100 कर दूं तो देखना है ये ना 95 वहाँ पे हो जाएगा, हो गया ना दूसरे नंबर का मोस्ट 95। क्लियर। किसी को कोई डाउट? हाँ सर, सेकंड लार्जेस्ट है ना सर। हाँ। अब इसके साथ ठीक। ये तो एक बात हो गई। अगर आपसे पूछा जाए ना मुझे 3 बताओ ना जो सबसे टॉप के हों, 3 नंबर्स टॉप वाले, तो 3 कौन से होंगे टॉप वाले? 100 होगा, 95 होगा, 90 होगा, है ना। तो देखो अब आप इस तरीके से लगाओगे, ये वाला जो आपने फॉर्मूला लगाया है लार्ज वाला, अब ना उसमें उसके अंदर आप ये वाला जो के है ना इसे आप एज एरे पास करोगे। एरे का मतलब ये होता है ना कि मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो एरे जब भी फॉर्मूला करते हो ना तो ये कर्ली ब्रैकेट हम यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो आपको बोला जाता है 1 नंबर, देखो मैं कॉमा लगा रहा हूँ, कॉमा लगाने का मतलब मैंने बताया क्या होता है कि ये ना राइट साइड के सेल में मूव होगी। ये मत सोच लेना कि नीचे ड्रैग करना है। मैं 2 लगाए, मैंने 3 लगाए भाई, तो टॉप के 3 मुझे जो आउटपुट में देगा। तो देखा इसने अपने आप ही इसने सेल के राइट साइड में मूव कर दी। ध्यान से देख रहे हो ना आप लोग, 100, 90, 95, ये एरे फॉर्मूला है, ये एरे हमने पास किया है। अगर आपको ये वाला आउटपुट ऐसे चाहिए था, ऐसे अगर मान लो चाहिए था 100, 95, 90 इस तरीके से चाहिए हो तो आप ये करोगे, लार्ज लिखोगे मेरे भाई, वो रेंज दोगे, टोटल पे लगाता हूँ मैं, ठीक है। तो अब आपको नीचे लिखवाना है, तो देखो सेमी कोलन दोगे। मैंने बोला है ना कि जब लाइन ब्रेक करना होता है नीचे लेके जाना तो सेमी कोलन लगाते हैं ना। क्लियर ना। तो अब देखना ये नीचे लेके जाएगा, देख रहे हो ना। देखो ये आपका लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, ये अपने आप ही सिलेक्ट कर ले रहा है। अगर किसी के पास 2019 वाला या 365 के अलावा कोई वर्जन है तो वो इस फॉर्मूला के साथ ना कंट्रोल एक ही साथ प्रेस करेगा, शिफ्ट प्रेस करेगा और फिर एंटर प्रेस करेगा भाई। एक ही साथ ये तीनों प्रेस करेगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। जब ये ऐसा हो जाएगा ना तो यहाँ पे जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये वाला यहाँ पे देखोगे ये कर्ली ब्रैकेट बन जाता है, तो आप समझ जाओगे कि ये एरे फॉर्मूला, इसे हम एरे फॉर्मूला बोलते हैं। फिर इसे आपको ऐसा कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारोगे तो फॉर्मूला यहाँ पे एक ही सेल में आउटपुट देगा, लेकिन जब उसे दूसरे में लेके जाना होगा तो आप ऐसे हाथ से ड्रैग करना पड़ता है, ठीक है। और वैसे ही रो के लिए इस तरीके से करते हैं आप। तो अब हर कोई 365 वर्जन यूज कर रहा है, मेरा भी लेटेस्ट है तो वो चीज़ें मैं करके दिखा नहीं पा रहा हूँ।
और अब आपको जो भी मिलेगा लेटेस्ट ही मिलेगा, ठीक है। इसी को हम CSC फॉर्मूला बोलते हैं। C का मतलब होता है कंट्रोल, और S का मतलब शिफ्ट, E का मतलब होता है E। CSC फॉर्मूला भी बोलते हैं और इसी को एरे फॉर्मूला भी बोलेंगे, ठीक है। सो जैसे आपने लार्ज का निकाला वैसे ही आप स्मॉल से भी कर लोगे, ठीक है। क्लियर ना, किसी को कोई डाउट? नहीं सर। अब देखो एक चीज़ थोड़ी सी और बता देता हूँ मैं। अब देखो जो एरे फॉर्मूला होता है ना, मल्टीपल सेल में भाग के जाता है। एरे का मतलब ही होता है, एरे का मतलब मीनिंग रियल में यही होता है ना कि मल्टीपल एलिमेंट के साथ जो काम करे उसे आप एरे फॉर्मूला बोलते हो। मतलब उसे कह सकते हो कि जो मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, सिंगल को भी कर सकता है। जैसे कुछ फंक्शन है, जैसे मान लो आपका मीन है, मैक्स है, तो ये कई सारे फंक्शन पे एक ही साथ काम करता है ना। जैसे मतलब कई सारे पैरामीटर ले लेता है। मैं फंक्शन सॉरी गलती से बोल दिया मैंने। मैंने बोला कि इसमें से मुझे बताओ सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये एक पे भी काम करेगा, दो सेल दोगे तो भी काम करेगा कॉमन लगा के, जे कर दोगे तो भी काम करेगा, जे भी रेंज ले ले रहे हो तो भी काम कर रहा है। तो इन सब में वो आपको बता देगा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है ना। कई सारे पैरामीटर हमने दे रखा है ना। तो देखो ये बता रहा है, अच्छा मीन है, तो मीन में इसने बताया सबसे छोटी वैल्यू 1.99 है। तो देखो इससे छोटी वैल्यू कोई है ही नहीं, है ना। ये सही बता रहा है मुझे आंसर ना। लेकिन क्या और भी फंक्शन है, जैसे मैं कहूँ कि आपके पास ये डेट वाला फंक्शन है भाई, टुडे वाला फंक्शन है, तो देखो ये एक भी पैरामीटर नहीं ले रहा। इसके अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते कि दो भी लिख दो, आज की भी डेट लिख दो, कल की भी डेट लिख दो, वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो जो फॉर्मूला कई सारी वैल्यू पे काम करता है ना, वो ऐसा बना होता है कि वो कई सारी वैल्यू पे वो काम कर ले, और वो जो उसका आउटपुट आएगा एक ही सेल में आएगा। सो आपसे जे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाएगा ना, जो टॉप के मैक्स जो सेल हुई है ना, उसका मुझे सम बताओ। तो वो चीज़ें अगर आपको बताना होगा तो देखो आप नॉर्मली क्या करोगे। देखो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप ना ये पहले सॉर्ट कर लेना, लार्ज टू स्मॉल कर लेना। तो अब आप यहाँ से देख लोगे कि 3 है भाई, ठीक है। ये मैं चेक करने का बता रहा हूँ, ये किसी भी ऑर्डर में हो आपका फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे अभी आपका अलग अलग आया और आपको सम करने को बोल दिया गया, तो आपको इस तरीके से लगाओगे फिर सम करोगे नहीं। आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको एक ही सेल में चाहिए, तो आप इसी फॉर्मूला को ना सम के अंदर भर दोगे। तो जो सम होता है उसके अंदर कितने भी पैरामीटर हो, ये तीनों पैरामीटर है ना, तो वो सम एक ही जगह पे सम कर देगा, इन तीनों को फैलने नहीं देगा। फैलने का मतलब कि ये फॉर्मूला जब बाहर रहेंगे तभी फैलेंगे, जब ये किसी के अंदर रहेंगे तो वो सम होके सिंगल वैल्यू बन जाएंगे और एक ही जगह पे दिखाई पड़ेंगे। वो अब मत समझना कि वो 3 सेल में क्यों नहीं भागे। लार्ज मैंने लिखा, ये ले ली भाई मैंने, देखो ये एग्जैक्टली इसी के जैसा है। तो मैं बोलता हूँ ना, दूसरे नंबर की टॉप वैल्यू और तीसरे नंबर की टॉप वैल्यू का मुझे ना सम दे दो भाई तुम, बस। तो देखो इसने 1100 बोला है, अब चेक कर लो 1100 आ रहा है क्या। तो देखो जो 1100 आ रहा है ना, 550 प्लस 550, तो अपने मैनुअल चेक भी कर लिया और ये इस तरीके से भी मैं आपने कर लिया। दूसरे और पांचवें का चाहिए तो वो भी करवा सकते हो आप, कोई भी चाहे वो करवा सकते हो आप। वैसे ही आप लार्ज का भी करवा लोगे, सॉरी स्मॉल का भी करवा लोगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट? क्लियर है सर। चलो अच्छी बात। अब देखो अब ये चीज़ मैंने बोला था कल मैं बताऊंगा मैं, ये एक्चुअली में ये डेटा वैलिडेशन का पार्ट है और इसमें कुछ है नहीं। अगर किसी को लॉक करना अगर अच्छे से समझ में आया है ना, तो वो बहुत आसानी से कर लेगा, उसके लिए ये बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है, ठीक है। देखो सपोज मान के चलो ये ना नाम है और इनको आपको बोला जाता है कि आप इनको ना रोल नंबर असाइन करो, या और भी सिचुएशन हो सकती है कि इनको एक यूनिक आईडी, यूनिक एम्प्लॉय आईडी या कुछ भी अलग से ऐसा मोबाइल नंबर अलॉट करना है कि यूज़र खुद से इसमें एंट्री करेगा, लेकिन जैसे ही कोई एंट्री डुप्लीकेट होगी ना, तो वो कलर हो जाए या तो वो ना डुप्लीकेट एंट्री होने ही ना दे, वहीं पे पकड़ ले, रोक ले। तो जैसे मैं मान लो इनको मैं बोलता हूँ ना कि आप इनको ना एम्प्लॉय आईडी दे दो, कुछ भी आप कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो जैसे आपने यहाँ पे सपोज 21 लिखा, तो आपने यहाँ पे 20 लिखा से, जैसे आपने यहाँ पे 21 लिख के एंटर मारोगे मना कर देगा। तो अगर आपको याद हो जब हमने डेटा वैलिडेशन लगाया था
तो डेटा वैलिडेशन में आपके पास ऐसा कोई कंट्रोल था क्या कि डुप्लीकेट को एंट्री मना कर दे? आपके पास ऐसा कोई कंट्रोल नहीं था कि आप डुप्लीकेट को मना करवा लो। अगर आपको यकीन ना हो तो आप देख लीजिए डेटा वैलिडेशन, ये है डेटा वैलिडेशन। देखो यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है ना? आपके पास यहाँ पे कस्टम है, तो देखो कस्टम में फॉर्मूला लिखते हैं और इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे 26 लिखा, कुछ एग्जांपल के साथ मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो समझने की कोशिश करो। आपका जो काउंट टिप होता है वो काउंट करता है ना, लॉजिक के बेस पे। तो देखो मैं इसमें कहता हूँ कि काउंट टिप लगाना है भाई तुम्हें। तो अब मैं रेंज लेता हूँ भाई। अब देखो रेंज मैंने कैसे ले रहा हूँ, समझना लॉजिक इसका। S2 ले ली मैंने और पहले वाले को मैं लॉक कर रहा हूँ। मैं समझ में आएगा सबको, कोई ये ना समझे कि टफ है। और फिर मैं इसी को काउंट कर रहा हूँ मैं। तो देखो इसने यहाँ पे 1 बताया और देखो ये किस तरीके से बता रहा है, ये 1 1 बता रहा है। तो देखो ये अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखो इसका रेंज S2 से लेके S2 तक। अब देखो जो पहला वाला रेंज है वो पूरी तरीके से लॉक है, ठीक है। दूसरा वाला रेंज है वो फ्री है, नीचे जाएगा। तो यानी S2 से S2 में इसने काउंट कर रहा है, काउंट का फॉर्मूला लगाया। तो मैंने बोला कि S2 से इस रेंज में मुझे बताओ ना S2 यानी ये 21 है वो कितनी बार है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे एक ही बार है। अब जब नीचे जाऊँगा तो ये वाला फ्री है, तो नीचे जाने पे क्या होगा, ये S3 हो जाएगा, है ना। तो अब नीचे जाने पे इसका मतलब लगा S2 से लेके S3 और ये भी S3 हो जाएगा। यानी जब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला आएगा तो बोलेगा इस रेंज में, अब ये S3 हो चुका रहेगा, सेकंड वाला पैरामीटर ये S3 हो चुका है, तो बोलेगा इसका काउंट बताओ। तो देखो ऊपर वाला लॉक था, ये वाला पूरी तरीके से लॉक है, तो ये ऊपर हमेशा पड़ा रहेगा। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ये भी S3 S4 उसी तरीके से बढ़ता रहेगा और ये उसी के रिस्पेक्ट में काउंट भी करने की कोशिश करता रहेगा। तो इस तरीके से आपको काउंट बताता रहेगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे मैं 20 लिख दूँ, 20 लिख देता हूँ मैं, तो अब देखो 20 जो है अब इस पूरे रेंज में काउंट होगा। पहली बार तो यहीं तक हुआ, दोबारा यहाँ पे होगा तो ये बताएगा 2 बार आ चुका है ना। ये बात क्लियर है नहीं लोगों को? हाँ सर। चलो बढ़िया है, अच्छा समझ रहे हो आप लोग। तो अब देखो यही वाला जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को आप चाहो तो कॉपी कर लो या तो आप अपना खुद का फॉर्मूला लिखना, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ और डेटा वैलिडेशन में लेके जाता हूँ और मैं ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगवाना है इसी को यूज करके। तो मैं कस्टम में ले लेता हूँ मैं और ये मैं इक्वल करके वो पेस्ट कर देता हूँ। और मैंने इसे क्या बोलना है कि भाई ये जो है ना, मतलब कि ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो डुप्लीकेट को आप क्या बोलोगे कि वो किससे कम होना चाहिए? आप बोलोगे ना भाई कि वो एक बार आना चाहिए, तो ग्रेटर देन 2 होना लेस चाहिए, है ना। अरे लेस देन 2 होना चाहिए लेस ना। देन 2 होना चाहिए ना। हाँ लेस देन 2, हम्म। सॉरी। और आपको ये मैसेज वैसेज देना है तो दे लो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो आएगा ही। मैसेज कुछ लिखना चाहो तो अब ओके कर दो भाई, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, मेरा हो चुका है, ये पहले से बना है तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, लेकिन अब ये करेगा। अगर मैं यहाँ पे मैं सपोज मान के चलो 21 लिखता हूँ और मैं एडिट करने की कोशिश करता हूँ तो देखो ये अब डुप्लीकेट एंट्री नहीं लेने करने देगा मुझे। मैं 16 करूँ ले लेगा, 25 करूँ ले लेगा, इसे पूरे रेंज में कहीं पे भी कुछ लिखो ले लेगा। लेकिन जैसे अपने कोई डुप्लीकेट एंट्री करोगे वो पकड़ लेगा, आपको करने नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे वो फॉर्मूला चल रहा है, वो काउंट कर रहा है इस रेंज में कि ये ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 2 ही होना चाहिए। और आपको पता है जो काउंट होता है, काउंट कभी डेसिमल में नहीं होगा, है ना। तो 2 हम बड़े आसानी से बोल सकते हैं कि लेस देन 2 हो सकता है। तो या तो वो 1 होगा या तो 0 होगा। सर ये इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं हम। भाई इक्वल टू जब आप लिखोगे तो पहली बार कोई नंबर एंट्री करेगा तो फिर वो कैसे मानेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 50 एंट्री करूँगा तो 50 तो भाई इस पूरे रेंज में एक ही है ना, तो एक बार भी एंट्री नहीं होने देगा। हाँ सर। तो आप इसमें वही एंट्री कर पाओगे जो वैल्यू पहले से पढ़ी है उसी वैल्यू को लिख पाओगे, और वो भी खाली जब तक ओके कि उसकी ओके। काउंट 2। समझ रहे ना लॉजिक आप? हम्म। किसी को कोई डाउट? और
चलो बढ़िया, किसी को नहीं डाउट। तो देखो जो डुप्लीकेट ये फाइंड आउट करने का तरीका है, इस तरीके से आप ड्रैग करोगे बगल में फॉर्मूला लिख के, तो कोई भी वैल्यू अगर जो 2 बार है तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी वैल्यू 2 बार आई है, कौन अगर कोई 0 है तो आप इसके साथ में मैसेज करना जब इफ सिखाऊंगा तो वो भी आप कर लोगे। लेकिन इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कोई वैल्यू अगर 1 बार आई है तो इसका मतलब कि वो एक ही बार है, डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, अगर मैं डेटा वैलिडेशन में हटा दूँ यहाँ से तो वो एरर हट जाएगा, तो मैं डुप्लीकेट एंट्री लिख पाऊँगा मैं, है ना। तब लिखो एंट्री, वो बताएगा भाई कि कौन दोबारा आ रहा है, कौन कितनी बार आ रहा है। तो देखो यहाँ पे बोला 50 पहली बार है, यहाँ पे 50 दूसरी बार, यहाँ पे 50 तीसरी बार, कहीं और पे 50 लिख दोगे तो बोलेगा चौथी बार। Recording in progress. हेलो, यस सर। सॉरी स्क्रीन चली गई थी ना। हाँ चली गई थी हाँ। सर, आ गई। हाँ तो देखो मैंने यही बोला था कि पहली बार का काउंट बताएगा, दूसरी बार का काउंट, तीसरी बार का काउंट, एंड ये सो ऑन ऐसे ही बताता रहेगा। और ये सारे जो चीज़ें आप सीखोगे ना अच्छे से, मतलब यही सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में आएंगी, इंटरव्यू में यही सारी चीज़ें पूछा जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें ध्यान से थोड़ा देखिएगा। इस तरीके से आप डुप्लीकेट पे काम कर लोगे। और अगला जो मेरा है इसमें कुछ बची हुई और भी चीज़ें, जैसे काउंट, ये मतलब डी काउंट, डी सम, तो ये डेटाबेस का है एक तरीके का, इसे हम बोलते हैं डेटाबेस फंक्शन। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं ये डेटा लेता हूँ, ठीक है, किसी और को कोई और भी डेटा लेना हो तो वो भी ले सकता है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, मैंने सॉरी जो वैल्यू के फॉर्मेट में मैंने पेस्ट किया, और ये मैं मान लो इनकी इंसेंटिव का एक कॉलम बना देता हूँ, और मैं एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेता हूँ। मैं 1 to 25 के बीच में मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये तो जैसे देखो आप काउंट इफ सम इफ लगाते हो तो ये तो छोटे छोटे कंडीशन होती है, आप लगा लेते हो, है ना। और अगर आपके साथ कोई बड़ा ऐसा कंडीशन हो, वो आपके लिए, जैसे मैं मान लो अगर मैं आपके लिए एक सिचुएशन देता हूँ मैं कि मुझे जो रीजन ईस्ट हो, यानी मैं ये इस तरीके से करता हूँ, मैं ये हेडर ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा रीजन ईस्ट होना चाहिए, और जो इंसेंटिव है या नाम का ही मैं कह देता हूँ, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, किसी को भी कह लो आप, कि मुझे ना इसका मुझे सम निकाल के दे दो, जो टोटल सेल हुई इसका सम निकाल के दो इस कंडीशन के बेस पे। और ये कंडीशन बड़ी तेज़ी से चेंज हो सकती है। जैसे अगर आप मान लो अभी काउंट इफ आपको लगाने के लिए बोला जाए इस कंडीशन पे, तो आप सिंपल सम करने के लिए आपको बोला जाता है और आप कंडीशन लगाते हैं फटाफट। आपने ये सम रेंज लिया कि मुझे सेल्स निकालना था, टोटल सेल्स निकालनी थी, तो आपने ये रेंज ले ली और आपने रीजन के बेस पे ये ले लिया ईस्ट। ठीक है, तो अभी तो आपने ईस्ट के बेस पे बताया टोटल सेल्स, और अभी अगर आपको बोल दिया जाना है कि मुझे ना वेस्ट का बताओ, तो यहाँ पे आके वेस्ट लिखोगे तो ये वेस्ट का। लेकिन अगर आपसे ये चीज़ें बोल दी जाती है ना कि मुझे ना सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बेस पे करना है, मुझे उसका बताओ जिसका नाम ना एना है, अब आपके लिए मुसीबत आएगी। अब आप जाके फॉर्मूला में ही चेंज करोगे, अब ये आपके काम का नहीं, अब आप फॉर्मूला में चेंज करोगे। तो देखो ये जो रेफरेंस है ना, इस रेफरेंस को आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना तो ये वाला रेंज है ना, इसे पकड़ के माउस से खींच भी सकते हो, इसे यहाँ पे लेके आ जाओ, और ये वाला जो है एना बोला है मैंने, तो एना का रेफरेंस कहीं नहीं लग रहा, मैं हार्ड कोड कर देता हूँ, तो ये एना का बता देगा। तो एना एक ही बार है,
किसी को चेक करना तो देख लो, एक ही बार है तो 465 इस तरीके से शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ रहा है। और वैसे ही आपको ये कंडीशन दे दिया जाए कि वो रीजन भी वेस्ट का हो और उसका इंसेंटिव 3 से ज़्यादा हो, तो मुझे उसका सम निकाल के दो। तो फिर से आपको फॉर्मूला में आके चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसमें थोड़ा आपका टाइम जाएगा। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल फार्मूला है जिसे हम बोलते हैं डेटाबेस फंक्शन या डेटाबेस फार्मूला। तो जैसे आप काउंट के साथ कर रहे हो, काउंटिफ के साथ कर रहे हो, वैसे ही आप समीप के साथ भी कर सकते हो। दोनों का अपना अपना जैसा नाम है वैसा काम है। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं डी सम का बता रहा हूँ मैं। अब देखो हमारे पास डी सम फंक्शन है भाई, बहुत मस्त फंक्शन है। तो देखो ये बोल रहा है ना कि ये डेटाबेस पे काम करता है। इन द डेटाबेस दैट मच कंडीशन यू स्पेसिफाई, तो ये कंडीशन है आपका। तो ये डेटाबेस पहले पैरामीटर मतलब है कि जो आपका डेटाबेस है, जो आपका मेन डेटा है, उसे ले लो भाई, ठीक है। अब आपको इसमें चाहिए क्या, वो चीज़ें दो। जैसे मैं कहता हूँ मुझे ना इसमें सेल्स जानना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉमा करके दूसरा वाला पैरामीटर, आपके पास कहीं रेफरेंस है तो वहाँ पे जाके क्लिक कर दो, ये सेल्स है, ये सेल्स। अगर यहाँ पे कहीं पे कुछ लिखा है, इंसेंटिव चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप उसे सेलेक्ट कर लो। नहीं सेलेक्ट करो तो आप हाथ से लिख सकते हो, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान रहे, यही वाली स्पेलिंग होना चाहिए, क्योंकि ये इसी डेटाबेस से तो मैच करेगा। कुछ उल्टा सीधा लिख दिया तो नहीं देगा। अपर केस लोअर केस मायने नहीं रखता है, खाली जो मैचिंग है नेम वैल्यू वो बराबर होनी चाहिए। अब मुझे ये क्राइटेरिया बोला जा रहा है, तो क्राइटेरिया मतलब वो किस पे क्या क्या चीज़ें फिल्टर हो के कैसे सम होना चाहिए, वो उसकी बात कर रहा है। तो ये मेरा क्राइटेरिया है, इसे आप सेलेक्ट कर लो बस। तो देखो ये बोला 1269 या क्या जो भी बोलते हो, 1279, तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये आपका आंसर है। अब देखो इस पे मैं फिल्टर लगाऊं मैं, तो देखो ये मेरा वेस्ट पे है, तो वेस्ट पे चेक कर लो लगा के भाई। तो ये मेरा आ चुका है, मैंने बोला 1279, तो देखो उतना आया हुआ है मेरा 1279, ये नीचे आया हुआ है। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? ऐसे चला रहा था, ऐसे चला था। होप है, Recording चलो in आगे। progress. अच्छा सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, शायद नेट अरे इशू हो गया था। भाई वो पता नहीं क्यों ना नेटवर्क चला गया था भाई। नेटवर्क नहीं ओके चला ओके। गया था, मतलब नेटवर्क था, पता नहीं कहीं कनेक्शन ही गायब हो गया था। नेटवर्क इंटरनेट का कनेक्शन मेरे कंप्यूटर में दिख नहीं रहा था,
टूट गया था, मतलब ब्रेक हो गया था। मैं यही बोला था, मैंने जो लगाया, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मैं फिल्टर लगाया मैंने, और यहाँ पे आप देखो मेरा भी आंसर 12,709 आया, और इसका भी आंसर 1279 सेम ही है ना। तो इस तरीके से आप ना एक ही साथ जो भी आप यहाँ पे कंडीशन दोगे, जो अपने आप उसके अकॉर्डिंग काम करता रहे। जैसे अगर मैं यहीं पे एलेक्स बोल देता हूँ, मुझे यहाँ पे एलेक्स लिख देना है आके, और देखो एलेक्स नहीं है वेस्ट में, कहीं पे भी वेस्ट में एलेक्स नहीं है, इसलिए नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बार्ब लिख दूँ मैं, तो देखना ये बार्ब के अकॉर्डिंग 480 आ चुका है मेरा। तो बार्ब एक ही बार है, अगर चेक करना है तो यहाँ पे भी बार्ब लिख दो वेस्ट में, तो ये देखो मेरा 480 प्लस 361, ये मेरा हो रहा है 841। तो मेरा आंसर ये सही है। तो सर ये सम के लिए मल्टीपल कंडीशंस को एक ही बार कर देगा? हाँ, मतलब बड़ी सी ऐसी कंडीशन है, 20-25 कॉलम है और हम्म। डायनामिकली चेंज हो रही है। अगर मैंने आपसे बोलूँ कि मुझे ना अब सेल्स पे भी मुझे लगाना है फिल्टर, या मैं कह दूँ मुझे बार्ब का नहीं, मुझे पूरे वेस्ट का बता दो, तो आपको यहाँ से आके हटा देना। नहीं तो फॉर्मूला में जाओगे, एक ये वाला फॉर्मूला आपने जो भी लगाया होगा, नेम पे भी लगाया, उसे हटाओगे आप, है ना। हाँ फिर सर। अगले ही पल बोला जाता है कि मुझे नाम पे भी फिल्टर लगाना है, या मुझे कहना है कि मुझे वो वाली सेल्स बताओ वो जो वेस्ट में हो, और वो सेल्स जो ग्रेटर देन किसने से 300 से बड़ी हो भाई, 300 से बड़ी हो। तो फिर देखो, अब फिर वैसे चले जाते हैं यहाँ पे एक और इसे रेफरेंस लगाते भाई, अपने इसे लगाते रेफरेंस, फिर करते ग्रेटर देन 300, है ना। करते नहीं करते भाई 300 के लिए। हाँ सर। हाँ। और ये चीज़ें फिर आपके लिए हेक्टिक होती, फिर अगर अगले पल हटाने के लिए बोला जाता तो आप हटाते। तो इस तरीके से आपने किसी भी सिचुएशन पे वहाँ पे कंडीशन रन टाइम में, मतलब आपका फॉर्मूला रन हो रहा है, वो मतलब फॉर्मूला के जो रेफरेंस है वहाँ पे हटाओ चाहे जोड़ो, आपको यहाँ पे आके रेफरेंस नहीं चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? सर एक डाउट है इसमें, डी सम में और सम इफ्स में मतलब कुछ सिमिलैरिटी है क्या? सम इफ्स अगर हम लेंगे उसमें भी मल्टीपल कंडीशंस रहेगी ना? हाँ, देखो सिमिलरिटी तो ये है ना कि आपको आउटपुट सेम दे रहा है, ठीक है, लेकिन हम्म। फॉर्मूला लिखने का तरीका अलग है दोनों में भाई। हाँ सर। हाँ ये इजी है मतलब उससे, हाँ, ये काफ़ी इसमें इजी एक है। ही बार कंडीशन लिख के एक ही बार दे देंगे हम। हम्म। ठीक है सर, ये क्लियर है। नया फार्मूला है, नया फार्मूला मतलब मुझे लगता है 2016 से ही है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। तो इस फार्मूला को काफ़ी जैसे इंटरव्यू में कम जगह पे पूछा जाता है, क्योंकि कम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि जो पहले के जो काम करते आ रहे हैं तो वो इसके बारे में जानते नहीं, काफ़ी लोग तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आप जानो अच्छी बात है। तो यस सर। जैसे डी सम था वैसे ही आपका, देखो जैसे इसमें पहले डेटाबेस था, अगर आपको सेल्स के बजाय इंसेंटिव जानना है तो भाई इंसेंटिव लिख दो, चाहे रेफरेंस लगा दो कहीं पे भी, ऐसा नहीं कि यहीं पे। तो ये इंसेंटिव को मैं यहाँ से लगा देता हूँ, मुझे लिखा हुआ वहाँ पे मिला, तो अब देखो इंसेंटिव मुझे बताना शुरू कर दिया इसने। अगर आपको चेक करना हो इंसेंटिव मेरा 30 आया है, सही है या नहीं, तो वेस्ट का देखो इतना है हमारा, वेस्ट का मेरा इतना है, और वेस्ट में 300 से बड़ा, 300 से बड़ा ये 13 वाली वैल्यू है, ये 17 वाली वैल्यू है, तो 30 हो गया है ना, मस्त एकदम। तो हाँ सर। जैसे आपने डी सम देखा है, एग्जैक्टली वैसे ही डी काउंट भी है, मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, वैसे ही बता देता हूँ मैं। तो देखो डी काउंट डी काउंटर दोनों है, आपको जो दोनों देखने का मन कर, आप जानते हो ऑलरेडी कि जो डी काउंट है वो नंबर्स को काउंट करेगा, डी काउंटर नंबर्स एंड कैरेक्टर इसके लिए सब बराबर हैं, है ना, दोनों को काउंट कर देगा। तो देखो इसका भी वही लॉजिक है। अब आपने जैसे डेटाबेस लेना है भाई, डेटाबेस ले लो, जिस फील्ड पे लगानी है उसका नाम बता दो, मुझे क्या काउंट करवाना है इससे। जैसे मैं कहता हूँ मुझे काउंट करवाना है इससे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मुझे जैसे काउंट करवाना है, और ये मेरा क्राइटेरिया है भाई, तो ये बताएगा दो लोग हैं भाई। तो देखो एक ये मेरा है बार्ब, एक ये वाला बार्ब, क्योंकि यही तो है जो सेल्स 300 से ज़्यादा कर रहे हैं और वेस्ट में है ना, ये इस वाले रूल के हिसाब से।
आप लोग वैसे देखो डी एवरेज का भी कर लोगे, ये नहीं बता रहा मैं आपको। अब देखो एक है रनिंग टोटल। ये वाला सबको, जिसको जिसको ये वाला समझ में आया होगा ना, वो ये खुद ही कर लेगा। रनिंग टोटल, रनिंग टोटल क्या करता है? रनिंग टोटल जैसे मान लो एक आपका ये डेटा है और आपसे बोला जाता है कि मुझे रनिंग सम बताओ। रनिंग सम का मतलब इंसेंटिव लेता हूँ, छोटा छोटा रहेगा, जोड़ना आसान रहेगा, अंदाजी जोड़ सकते हो। ये बोला जाएगा कि मुझे इसका रनिंग बताओ, रनिंग टोटल। रनिंग टोटल मतलब ये होता है कि हर एक पॉइंट पे पीछे वाली वैल्यू सारी ऐड हो रही है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये 3 और 22, ये पीछे वाली वैल्यू 25 हाँ 25 हो 25 जाएगी भाई। ये सीक्वल में बहुत 25 से वाला सर। इंटरव्यू पूछा जाता है, दिमाग पर खराब करके रख देता है लोगों का। बहुत टफ नहीं है, मतलब है थोड़ा सा, मतलब दिमाग लगाना जरूर होता है इसमें। और अब इसमें 25 में आप 21 जोड़ोगे तो इस तरीके से 46 आपको जोड़ना है। यही एक लॉजिक है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये 25 में 21 जोड़ने पे कितना हो रहा है भाई? 46। एंड देन फिर जो इसमें आप इसे ऐड करो, ये इस तरीके से चलता रहेगा भाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से चल रहा है, ये रनिंग टोटल है। तो देखो एक तो इस तरीके से भी कर सकते हो, एंड दूसरा जो तरीका है, दूसरा वाला तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आपको सम करना है, ठीक है। सम कैसे करना है, या रनिंग टोटल या रनिंग काउंट करना है, सबका फंडा सेम ही है, ठीक है। तो देखो आप सम लिखोगे, इसे करोगे लॉक, एंड देन ये इसके साथ करोगे इसे लॉक। बस पहले वाले को लॉक करना, दूसरे वाले को खुला छोड़ देना है। आपने पहले वाले को लॉक किया, दूसरे वाले को आप ऐसे छोड़ दो। बस इसे ड्रैग कर लो, देखो ये उतना इसका भी आ रहा है। आपको चेक करना है, चेक कर लीजिए किसी भी पॉइंट में। तो ये आपका रनिंग टोटल इस तरीके से बोला जाएगा। तो इस तरीके से आप निकालोगे रनिंग टोटल का। अब देखो अगला वाला जो फंक्शन है, ये पूरा पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। पीछे की चीज़ें प्रैक्टिस करते रहो, किसी को कोई दिक्कत आए तो पूछिएगा जरूर। ऐसा नहीं कि पीछे का पढ़ा चुका हूँ तो अब मैं नहीं बताने जा रहा, बट पूछा करिए, ठीक है। अब देखो ठीक है सर। ये लॉजिकल फंक्शन है इफ़ वाला। अब इसे हम इफ़ का देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। देखो नॉर्मली जो इफ़ होता है, इफ़ और नेस्टेड इफ़, ये एक ही इफ़ के अंदर आप दूसरा इफ़ डालोगे, उसी को हम नेस्टेड इफ़ बोलेंगे। तो देखो इफ़ वाला मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, एकदम कूल माइंड से देखते चलो। तो जैसे मान लो ये मेरा एक डेटा है भाई, ठीक है। ये लोगों का नाम है और यहाँ पे ये इनका मार्क्स है। जीरो से लेके मैं कह देता हूँ 100 के बीच में, ये इनका कुछ लोगों का मार्क्स। अब देखो, अब इसमें अगर आपके पास एक कंडीशन दी जाए, ये आपके पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको यस या नो वाला, यानी कि ट्रू या फॉल्स का आपको आउटपुट देगा। जैसे आपसे बोला गया कि कोई भी पर्सन ना 33 से नीचे है, हाँ 33 मार्क्स पाया हुआ है या 33 से नीचे है, तो वो बंदा फेल माना जाएगा। चलो 34 कर देता हूँ मैं। 34 से अगर किसी ने नीचे पाया हुआ है मार्क्स, तो उसे आप फेल बोल दोगे। तो ये फेल माना जाएगा ये कैंडिडेट। तो देखो जो आप अब यहाँ पे इफ लगाओगे, तो जो देखो इफ होता है, तो देखो ये पहला वाला जो पैरामीटर लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल का मतलब ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, लॉजिक से कोई चीज़ें सोचना, इवेलुएट करना, जिसका ना रियल में देखो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ कि 15 जो है 10 से बड़ा है या छोटा, तो आप इसे लॉजिक से ही सोचोगे
आपके पास कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रफ वर्क नहीं करोगे आप, ना कोई आप इसमें और आइडिया लगाओगे, जे अपने लॉजिक से चीज़ें सोच के बताओगे। सो यही चीज़ें वो भी यहाँ पे आपको वो चीज़ें डालनी है जो उससे टेस्ट करवानी है। जैसे मैं कुछ बोलूँ कि ये वाली जो एक्सेल शीट है इसका नाम क्लास टुडे है या नहीं, या मैं इसका बोलता हूँ इस वाली वर्कबुक का नाम मंडे है या इस वाली वर्कबुक का नाम बुक 1 है क्या, तो आप यस या नो बोलोगे, यानी जिसका आंसर ना हमेशा यस या नो में ही आता है वही लॉजिक होता है। तो लॉजिक टेस्ट में आप जैसे मैंने मान लो इसे चेक करवाना है और दो चीज़ें आगे देखो, ये ऑप्शनल पैरामीटर है, इसने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रखी है, तो इसका मतलब है ये दो चाहे मत दो, लेकिन देखो मैंने बताया था आपको ये लिखा है जरूर, लेकिन आपको एक पैरामीटर देना होता है, लास्ट वाला पैरामीटर को आप स्किप कर सकते हो सकता है ये इस वर्जन की वजह से ऐसा दिक्कत हो, क्योंकि अगर आप नहीं देते थे ना तो ये 1 या 0 देता था, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ जो 4 है वो 34 से बड़ा है या छोटा, तो मैं ये लॉजिक यहाँ पे दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर ये वाला C2 वाला जो वैल्यू है 34 से अगर बड़ा होगा, तो मैंने देखो मैंने ग्रेटर देन का सिंबल लगाया मैंने, तो जब ये बड़ा होगा तो यहाँ पे लिखना चाहिए पास, अदरवाइज यहाँ पे आप फेल लिखोगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला लॉजिक अगर ट्रू हो गया तो जो चीज़ें पहली लिखी है वो आ जाएगा, अदरवाइज बाकी कुछ भी सिचुएशन होगा वो ये छप जाएगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, इस सिचुएशन के अलावा चाहे कुछ भी होगा उसके बाद वाला अपने आप आ जाएगा, भले ही वो फॉर्मूला ही गलत क्यों ना हो, सॉरी वो लॉजिक ही क्यों ना गलत हो। देखो C2 मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मार्क्स को ही मुझे चेक करवाना है ना, कि ये वाला मार्क्स जो है यानी कि जो एना है, एना का मार्क्स 70 है भाई, 70 है, तो मुझे बताना है कि एना पास है या फेल। वैसे ही एलेक्स को बताना है कि एलेक्स पास है या फेल, तो हर एक को उसी के हिसाब से चेक करोगे ना। उसका मार्क्स C2 में लिखा है इसलिए मैं C2 यूज कर रहा हूँ। मैं इसे वैल्यू में चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, दिक्कत हो रही है तो अब मैंने वैल्यू में चेंज कर दिया है। लॉजिक समझ में आया है नहीं आपको? ये मुझे समझ नहीं आ रही क्या बात ऑटोमेटिक शो हो जाएगा क्या? देखो ऑटोमेटिक शो जो मैं सोच रहा हूँ आप पूछ रहे हो, ऑटोमेटिक शो का मतलब देखो ये है, मैंने ये इफ एक अपने आप में फॉर्मूला है भाई। इसका मतलब ये है कि इस नंबर को C2 में जो पड़ा है उसके साथ मैं लॉजिक करवा रहा हूँ मैं कि अगर 34 से बड़ा होगा तो ये पास छपना चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज फेल। जहाँ पे आप फॉर्मूला लिख रहे हैं वहीं पे आउटपुट आएगा, नहीं इस इफ का आउटपुट या तो पास आएगा या तो फेल आएगा। पास किस सिचुएशन में आएगा? अगर ये वाली बात ट्रू होगी तो। जैसे पहला वाला जो एग्जांपल है C2 में है 70 यानी 70 और ये 34 से बड़ा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ ट्रू है तो पास छाप देगा, और यहाँ पे फेल। तो देखो यहाँ पे पास हो गया। अगर मैं इसे 20 कर दूँ मैं, तो अब देखो या 25 कर दिया मैंने, तो अब देखो ये वाली चीज़ें जो है C2 में जो है 25 पड़ी है और ये 34 से कंपेयर कर रहा है, तो ये बोल रहा है बड़ा है क्या C2, जो कि 25 है। 25 कभी 34 से बड़ा होता है रियल लाइफ में, 25 34 से कभी भी बड़ा नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो जब फॉल्स होगा तो ये वाली चीज़ें ना होके उसके आगे वाला जो है कंडीशन वो आ जाएगा लॉजिक में आपने जो वैल्यू दिया है, तो ये फेल छप जाएगा यहाँ पे। तो जो C2 था मैंने इसे लॉक नहीं किया हुआ है, 34 मेरा हार्ड कोडेड है तो 34 भी नहीं चेंज होगा, ये चेंज होता रहेगा। जैसे एक नीचे जाएगा तो C3 हो जाएगा, और इसे मैंने ड्रैग कर लूँगा यहाँ तक। किसी को कोई डाउट? चलो चलो ठीक है, मैं और आगे चलता हूँ मैं। अब देखो ये तो नॉर्मल इफ़ था, एक और चीज़ें बताता हूँ मैं कि
जैसे आपको बोला गया है ना कि वो जिस लड़के ने यहाँ पे ना नाम अपना गलत लिखा होगा, जैसे रियल लाइफ में आपको बोला जाता है कि नॉर्मली अगर मैं मान लो ऐसा मोबाइल नंबर के साथ में सिचुएशन हो कि लोगों ने अपना मोबाइल नंबर सही दिया है या नहीं, तो ऐसी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, ऐसी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा आपके पास सेंस कि अब क्या करना है कि आपको ना वो चीज़ें चेक करनी जो चीज़ें सही है या गलत है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे एक एज का कॉलम दे देता हूँ भाई, मैं एज का कॉलम ले लो, या जैसे ये बोला जाएगा ना कि यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारा डेटा पड़ा है, लाखों में डेटा पड़ा है, तो हो सकता है ये डेटा ना वो ऑटोमेटेड आ रही हो। जैसे मैं जब काम करता था फोर्ड में, तो वहाँ पे क्या होता था, जो कंपनी फोर्ड कंपनी की जो शोरूम थी ना, जो कार सेल होती थी ना, तो उसमें जो सेल्स कंसल्टेंट होते थे, सेल्स एग्जीक्यूटिव होते थे, सर्विस वाले लड़के होते थे, तो इनमें क्या होता है कि काफ़ी जगह पे आप देखोगे ना कि वो उतने मतलब ना उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, उनको उतना समझ नहीं होता है जो मैकेनिकल में काम करते हैं या जो सर्विस सेंटर में काम करते हैं, बट उनको सर्विस की नॉलेज होती है, तो उनको इंसेंटिव दिया जाता था। तो उनको बोला जाता था कि तुम जो काम कर रहे हो ना, तो फोर्ड का एक वेबसाइट भी था, मतलब कि एक पोर्टल था या उनका अपना भी सिस्टम था, तो वो आज आपने कितना काम किया है, तो उसमें जैसे कुछ उनका होता था कि आपने इतना काम किया तो अपनी एंट्री कर दोगे तो आपको मंथ एंड में इंसेंटिव मिलता था आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो कई लोग होते थे, जैसे किसी का नाम ना मान लो, सपोज मान के चलो यश कुमार है, तो वो नाम ना अपना यश और के डाल देते थे। तो हमारे लिए ये चैलेंज होता था कि यश के भाई कौन है। तो ऐसी चीज़ों को आपको सॉर्ट आउट करने के लिए बोला जाता था कि आप बताओ ना इसमें कितने सारे जो नाम है ना वो गड़बड़ हैं। तो गड़बड़ का मतलब आपके पास एक लॉजिक होगा कि भाई किसी का नाम ना 2 कैरेक्टर से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम का तो किसी का नाम हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट ना मतलब कि 2 कैरेक्टर तो किसी का नाम मैंने नहीं देखा है ना। तो अगर आपको ये बोला जाएगा कि पता करो इसमें से किसका नाम मतलब कि सही वे में नहीं है, तो अगर वो चीज़ें करनी है, वो चीज़ें दिखानी है किसी को, तो वो चीज़ें आप मैसेज के थ्रू कैसे करोगे, इफ एल्स के जरिए। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, इफ के अंदर मैंने एक लॉजिक लगाया, मैं बोल रहा हूँ ना कि जिसका नाम ना 2 कैरेक्टर का होगा या 2 कैरेक्टर से कम होगा, यानी 3 कैरेक्टर से कम होगा। 3 कैरेक्टर का लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन 2 कैरेक्टर से कम है, तो उसमें मैं चाहूँगा कि कुछ पॉपअप आए या कुछ ऐसा मैसेज आए यहाँ पे। पॉपअप नहीं, पॉपअप तो डेटा वैलिडेशन लगाता तो होता। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ना कि उनका नाम लेन हो और ये 3 से 2 से बड़ा होना चाहिए एटलीस्ट। अगर 2 से छोटा है तो देखो जो छोटा बड़ा का चिन्ह लगा रहा हूँ ना, इसी से लॉजिक आपका बन जाएगा। अच्छा सर, 3 से छोटा है तो देखो इसी फॉर्मूला को 2 तरीके से लगा रहा हूँ मैं। तो मैं बोला अगर देखो 3 से छोटा है ना, तो मैं बोलूँगा इनकरेक्ट। अदरवाइज ट्रू ही होगा। अगर 3 से कम कैरेक्टर नहीं है तो इसका मतलब 3 से ज़्यादा होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो अपने आप ही यहाँ पे मैं बोल दूंगा ओके या ट्रू या करेक्ट। तो मैंने देखो ओके कर दिया। अब देखो इस फॉर्मूला को समझो। इस फॉर्मूला में मैंने उल्टा लॉजिक लगाया। मैंने बोला है ना कि वो जो चीज़ें हैं ना 3 कैरेक्टर से, ये वाला यानी B6 जो है ना 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा तो वो इनकरेक्ट होगा। तो देखो एना जो है वो 3 से छोटा नहीं है, तो वो ओके छप रहा है। तो देखो किसी को भी अगर मैं यहाँ पे यस के कर दूँ मैं, तो देखो ये इनकरेक्ट नाम हो गया। इसी फॉर्मूला को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। ये लॉजिक जो है इसी को चेंज करूँगा मैं। इफ लेन मैंने बोला कि ये वाला जो नाम है ना, ये नाम अगर ग्रेटर देन 2 है तो ओके, इनकरेक्ट नहीं। तो
देखो ये लॉजिक यहाँ पे मैंने पलट दिया है, मैंने पिछली बार बोला था। तो ये लॉजिक आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। अगर आपने बोला कि 2 से बड़ा होगा तो ओके होगा, तो पहले ही ओके छपवा दोगे यहाँ पे। और ये 2 से बड़ा नहीं होगा तो इसका मतलब उसमें या तो 2 कैरेक्टर है, या तो एक है, या तो एक भी कैरेक्टर नहीं है, तो इनकरेक्ट नेम आएगा या इनकम्प्लीट नेम आएगा। ऐसे जो मैसेज आप देना चाहो वो मैसेज आप इसके अंदर वो पास करवा देना आप। तो मैं करता हूँ एंटर, और यहाँ पे मेरा देखो दोनों में सेम आंसर आएगा। तो आप लॉजिक किसी भी तरीके से लगाओ। ये दोनों चीजें क्लियर ना आपको? चलो अब मैं नेस्टेड इफ बताता हूं मैं। देखो नेस्टेड इफ क्या होता है, इस इफ को ना ध्यान से देखो। इस इफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पैरामीटर, 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर ये एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ये टोटल 3 ही पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। पहला पैरामीटर ये है इतना वाला, दूसरा वाला पैरामीटर ये है, तीसरा वाला पैरामीटर ये फेल वाला है। ये मेरे 3 पैरामीटर है भाई। अब दूसरा जो आपके पास सिचुएशन है वो सिचुएशन थोड़ा सा इससे अलग है। अभी तो खाली पास और फेल बता रहे थे, अब आपको ग्रेडिंग देना है। ग्रेडिंग क्या देना है कि अगर कोई पर्सन ना 34 से नीचे है तो आपने तो उसे बोलोगे फेल। अगर कोई पर्सन 50 से नीचे है, चलो 50 से नीचे मान लेता हूँ मैं, 51 से नीचे है, 50 को भी मैं कंसीडर कर लेता हूँ मैं, तो मैं उसे बोलूँगा नहीं, मैं 42 कहता हूँ मैं कि अगर कोई पर्सन 43 से नीचे है यानी 42 से लेके है तो उसे आप बोलोगे 3rd डिवीजन से जो लड़का पास हुआ है। और कितना 50, और मैं बोलता हूँ मैं कि जैसे वो कोई लड़का 50 के ऊपर अगर उसने मार्क्स हासिल किया है तो उसे बोलोगे गुड। तो देखो ये 3 चीज़ें हैं आपको। तो देखो अब इस चीज़ को अपने ना लॉजिक से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो अगर कोई लड़का ना 34 से नीचे नंबर पाया यानी 34 भी नंबर पाया है तो वो क्या माना जाएगा। यहाँ पे ना आंसर आप लोग इनपुट देना, मुझे पता लगेगा कि आपको ये लॉजिक का मतलब समझ आ रहा है, ठीक है। तो देखो अगर कोई देखो ना 33 नंबर पाया है तो वो फेल माना जाएगा, ठीक है। हाँ सर। अगर कोई लड़का ने 35 नंबर पाया है तो देखो उसका मतलब ये है 35 नंबर पाया है तो वो 43 थर्ड से आ जाएगा। नीचे है, सॉरी हाँ 43 से नीचे है और ये 34 से बड़ा है। तो इसी चीज को आपको हो सकता है इस तरीके से भी देखने को मिलेगा, 34 से 42 के बीच में नंबर होगा तो वो 3rd माना जाएगा, है ना। इन दोनों का आप लॉजिक समझोगे तो इसका मतलब सेंस वही निकल के आ रहा है, लिखा नहीं है लेकिन आपको हो सकता है जब इंटरव्यू देने जाओगे ना तो इस तरीके से भी वो बना के दे सकता है आपको, तो वो आपको अपने मन में बिठा लेना है, इस तरीके से करना है, समझना है, ठीक है। आप चाहे जैसा समझो, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना लॉजिक में क्या कह रहा है मैं। और इसका मतलब होगा ये कि अगर कोई लड़का 43 नंबर से लेके नहीं एक सेकेंड, अच्छा ये बीच की चीज़ें छूट गई मेरे से। ये होगा एक चीज़ यहाँ पे मुझे और डालनी चाहिए कि ये लेस देन अगर 50 होगा 51 तो ये माना जाएगा 2nd डिवीजन। हाँ अगर ये ग्रेटर देन 51 है तो माना जाएगा गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर अब देखो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई 43 से लेके 50 वाला जो है 2nd डिवीजन और ये ग्रेटर देन 50 वाला जो है, सॉरी ग्रेटर देन 51 वाला गुड, है ना। यही लॉजिक है इसका ना।
और इसका मतलब जो हो जाएगा 0 से लेके 33 तक नंबर वाला फेल, है ना। ये दोनों एक ही बात है ना। देखो समझो आप लोग, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई 34 नंबर से नीचे पाया हुआ है तो भाई वो फेल माना जाएगा। अब भाई कोई लड़का जो है 0 नंबर से लेके 33 के नंबर में मिलेगा तो उसे फेल माना जाएगा, चाहे 20 नंबर हो चाहे 25 नंबर हो, वो तो फॉल होगा इसी कंडीशन के बीच में, है ना। सेम वैसे ही अगर कोई लड़का मान लो 25 नंबर 30 नंबर 40 नंबर जो कुछ भी लॉजिक बनता है, यानी सेकेंड थर्ड डिवीजन के लिए अगर मैं बोलूँ तो उसे कहोगे आप कि कोई भी लड़का 33 से ज़्यादा अगर वो नंबर गेन कर रहा है वो, और वो 42 नंबर के बीच में है, तो उसे थर्ड डिवीजन माना जाएगा। तो मैंने ये कंडीशन ये इस तरीके से चेक हो रही है। अब देखो इसका मतलब जब ये वाला लॉजिक लगाओगे ना, तो देखो किस तरीके से मैं लिखता हूँ उस चीज़ को आप समझना, ठीक है। आप एकदम रिलैक्स समझना, नहीं समझ में आएगा तो कल मैं फिर बताऊंगा मैं आपको। देखो इफ लिखो भाई आप, पहला लॉजिक इसको मैं 2-3 तरीके से लिख के दिखाऊंगा और आपको जो भी आइडिया समझ में आ जाए उसे आप एडॉप्ट कर लेना, फॉलो कर लेना। तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ, पहला मेरा लॉजिक है भाई कि अगर वो ना 33 से नीचे है नंबर, ये वाला मार्क्स 33 से नीचे है, 34 से नीचे है, तो मैं क्या कह दूंगा, फेल। और अगर 33 से नीचे नहीं है तो आगे भी तो चेक होना चाहिए ना कि आखिर में फिर वो नंबर है कितना, है ना। नहीं तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा मेरा फॉर्मूला। तो मैं एक और आगे चेक करने के लिए फिर से एक लॉजिक लगाऊंगा मैं, ये वाला इसे मैं लॉजिक में बदल दूंगा, इसे एक फॉर्मूला और दे दूंगा, मैं फॉल्स नहीं लिखूंगा। क्योंकि देखो होता क्या है, जब इफ़ वाला कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला आता है, अगर फॉल्स होता है तो अगला वाला जो होता है हमारा एक्सेल वो उस पर काम करेगा। तो अगला वाला मैंने एक इफ और डाल रहा हूँ कि वो क्योंकि वो फॉर्मूला एक बार और चेक हो। तो जब मुझे एक बार और चेक करना है तो मैं इसी को एक बार और बोलूँगा कि ये वाला जो है मेरा फॉर्मूला, अब चेक करो कि अगर ये वाला मेरा फॉर्मूला 43 से नीचे होगा, 43 से अगर ये मेरा नीचे हो तो मैं बोलता हूँ मैं थर्ड, ये थर्ड डिवीजन से पास हो रहा है लड़का। देखो इतनी बात समझो आप। इसके बाद अभी मैं 2 ही मार्क्स करवा के दिखा रहा मैं, और इस पर मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैंने 3 बार हाइफन डाल दिया है। तो देखो ये इसके साथ किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, ये देखो ना। अब खाली इतना ही मैं मान रहा हूँ कि 2 ही चीज़ें मैंने दिया है कि भाई या तो देखो वो 33 से उसका नीचे है तो वो फेल होगा, अदरवाइज उसके अलावा 43 से नीचे होगा। यहाँ पे जब ये फॉर्मूला पहुँचेगा तो चेक करेगा, अगर ये नंबर 43 से है तो थर्ड माना जाएगा, है ना। अगर ये भी 43 से नीचे है तो थर्ड माना जाएगा। इसके अलावा अगर ये भी नहीं बैठता है तो वहाँ पे ये डॉट 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 3 बार दे देगा। अब देखो इसके साथ क्या हो रहा है, ये 25 है तो देखो ये इसने पहले ये वाला चेक होगा। तो ये बताओ 25 जो है 34 से बड़ा है या छोटा, यानी यहाँ पे जब टेस्ट होगा तो ये फॉल्स होगा या ट्रू। ऑब्वियस सी बात है ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। हाँ जब ये फॉल्स हो जाएगा तो इसे नहीं पढ़ेगा, ये इस पे आ जाएगा, है ना, इस वाले इफ पे आएगा। अब यहाँ पे जब आएगा इफ तो इसको चेक करेगा। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जो L2 है ये वाला जो 25 है 43 से यानी 43 से ये वाला छोटा है क्या, क्योंकि देखो मैंने स्मॉल का सिंबल लगाया है। इस सिंबल में अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना कि ये ना एक तरीके से चोंच के जैसा दिखता है, पक्षी के चोंच के जैसा दिखता है। पक्षी का चोंच ना उसी साइड में अपना मुंह ओपन करता है, चोंच ओपन करती है। जो चीज़ बड़ी होती है उस चीज़ को खाने के लिए ओपन करती है हमेशा। तो आप समझ जाओगे कि ये अगर इधर इसका मुंह खुला है तो ये बड़े वाले के साइड में मुंह खुला है। तो ये बोल रहा है कि जो L2 है वो 25 जो है क्या 43 से वो छोटा है क्या, यानी 43 बड़ा है, इस साइड में मुंह खुला है ना।
तुझे बोला है कि ये छोटा है क्या L2 जो 25 है, तो छोटा है या नहीं? छोटा है ना भाई? अब बड़ा है ये सर। अरे 25 43 से बड़ा है, कौन बोल रहा है भाई? नहीं सर, छोटा है। नहीं नहीं वो छोटा नहीं, हाँ, तो छोटा है छोटा है तो देखो थर्ड छप गया यहाँ पे, इसने थर्ड आपको दे दिया। अगर यहाँ पे ये बड़ा होता, मान लो 50 होता, तो फॉल्स हो जाता ना। अब फॉल्स होता तो फिर आगे वाले पे आ जाता फॉर्मूला आपका, इफ इस पे आ जाता। यहाँ पे हमने 3 हाइफन हाइफन लगा रखा है, तो इसे छाप देता। अभी मैं देखो करके दिखाऊंगा आपको मैं। तो इसने फेल कर दिया। तब जो मेरा कंडीशन था, चलो अब जो मेरा कंडीशन था उस कंडीशन के हिसाब से आप देखो यहाँ पे, जैसे मैं 50 कर दूं मैं, तब देखो इसने 3 डॉट डॉट दे दिए। अगर इस तरीके से नहीं समझ आ रहा है, अगर मैं समझा रहा हूँ, तो आप Alt TF फॉलो कर लेना। अब देखो इसे ध्यान से देखना, ये किस तरीके से रन होता है। तो देखो मैं पहले इवेल्युएट करता हूँ, मैं स्टेप इन भी करना चाहो तो वो भी कर लो। इवेल्युएट करता हूँ मैं, अभी मैं इवेल्युएट करता हूँ। तो देखो L2 के नीचे अंडरलाइन लगाए तो ये पढ़ना शुरू करेगा यहाँ से फॉर्मूला। तो L2 की वैल्यू ये पढ़ा, इसने बोला 50 है, देखो यहाँ पे 50 लिखा भी, L2 की वैल्यू 50 है। तो ये चेक कर रहा है। तो अब देखो भाई, ये चेक करेगा तो ये 50 जो है 34 से छोटा है या बड़ा है। तो ये वाला जो लगा है चेक करने वाला, ये 34 को बोल रहा है बड़ा। तो एक्चुअल में ये फॉल्स हो जाएगा मेरा, क्योंकि 50 जो है 34 से बड़ा है, ना कि 34 बड़ा है। ये इसके हिसाब से 34 बड़ा है, 50 छोटा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। देखो फॉल्स हो गया है ना। अब जब ये फॉल्स हो गया, तो जब मैंने बोला है कि इफ में जो आप लिखते हो, अगर ये वाला फॉल्स होता है तो जो इसके पास जो कंडीशन होती है उसको नहीं पढ़ेगा, आगे वाले पे चला जाएगा। आगे वाले जो पैरामीटर है, तो आगे वाला पैरामीटर पे जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक और इफ फॉर्मूला लगा है। तो देखो यहाँ पे भी इफ फॉर्मूला लगा है, तो इसके अंदर अब घुसेगा, अब उसे रन करेगा। तो अब ये फिर से वही L2 में जो है यहाँ पे 50 पड़ा हुआ है, उसे टेस्ट करेगा 43 के साथ। तो इसे लग रहा है कि 43 बड़ा है क्या, इस साइड में मुंह ओपन करके बैठा है। अब ये चेक करेगा तो यहाँ पे इसे मिलेगा नहीं, 50 जो है 43 से ना छोटा नहीं है, 43 यानी बड़ा नहीं है, एक ही बात है। यानी कहो 50 छोटा नहीं है या 43 बड़ा नहीं है, एक ही बात है। अगर ये ट्रू हो जाता तो थर्ड छपता, जब ये फॉल्स हो जाएगा तो हाइफन हाइफन छप जाएगा। तो देखो इसने 50 यहाँ पे किया, अब ये चेक कर रहा है तो ये भी फॉल्स। तो सिंपल सी बात है, जब ये फॉल्स होगा तो थर्ड तो छपेगा नहीं, यहाँ इसके आगे जो चीज़ होगा उस पर काम करेगा। तो नॉर्मल ये एक टेक्स्ट है डबल कोट के अंदर, तो ये यहाँ पे छाप के ख़त्म। देखो इसने छापा, इसे छापा, और बाकी के जो पहले की चीज़ें हैं तो वो चीज़ें उसी तरीके से होगी, ख़त्म हो जाएंगी, लास्ट वाला छप जाएगा। नहीं तो देखो इसे फिर से वो समझा रहा है आपको, अगर आप यहाँ से समझ पाओ तो एक बार फिर से आपके लिए समझने का है कुछ सेंस। तो देखो बाहर वाला जो इफ़ है, अंदर वाला फॉल्स हो गया था, जब ये फॉल्स है तो इसके ये वाला तो छपेगा नहीं, है से नहीं, है ना। अब छपेगा ये लास्ट वाला, क्योंकि फॉल्स के कंडीशन में लास्ट वाला ही छपता है। ये यहाँ के जो उसके आगे होता है दूसरे नंबर वाला, यानी तीसरा जो होता है। तो ये इस तरीके से ये छाप दिया इसने, है से ने, सॉरी हाइफन 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 3 बार। इतनी बात समझ आई आप लोगों को? हाँ सर समझ हाँ आया। सर, क्लियर है। चलो बहुत अच्छा, शाबाश। अब देखो इसके अंदर एक और मैं पैरामीटर बढ़ाता हूँ मैं। अभी तक हमने थर्ड डिवीजन तक किया है, तो अब इसके आगे एक और लॉजिक मैं डालता हूँ भाई, कि अगर ये वाली वैल्यू जो है, अगर ये 50 से 51 से छोटी है तो मैं बोलूँगा सेकेंड। तो 51 से भी छोटा होगा तो हम बोलेंगे सेकेंड डिवीजन, है ना। अगर देखो 51 से छोटा है तो सेकेंड डिवीजन हमने बोल तो दिया। अब इसके बाद यानी 51 से भी बड़ा हो या कुछ भी वैल्यू हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, गुड बोल देंगे भाई। तो देखो जितना आपने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया है ना, उतना ही ब्रैकेट आप एंड में क्लोज भी करोगे। देखो कोई पैरामीटर कम नहीं पड़ रहा ना, सारे पैरामीटर सेटिस्फाई हो रहे हैं ना। यानी देखो इसका पैरामीटर ये ट्रू फॉल्स लॉजिक है, चेक हुआ तो ये ट्रू के केस में होगा, ये फॉल्स के केस में होगा, इसके आगे कुछ बच नहीं रहा।
जैसे इसका मैं बोलूँ तो ये वाला अगर मेरा लॉजिक है, ये वाला मेरा ट्रू के लिए है, ये मेरा फॉल्स के लिए है। फॉल्स के लिए मेरा कितना हो जाएगा, अब देखो ये इफ है तो इसके ये वाला अपने आप में यहाँ तक है, ये समझना आप, ठीक है। वो कैसे है, वो ऐसे है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खाली आपको एक एक इफ इंडिविजुअली समझना है, वैसे ही देख लो खाली। तो इसके अंदर भी मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया है, ये इसका है, लॉजिक टेस्ट हो रहा है, ये इसका ट्रू के केस में होगा, फॉल्स के केस में मैंने एक और इफ डाल दिया है। अब ये इस इफ के अंदर ये वाला लॉजिक है, ये वाला ट्रू के केस में, ये वाला फॉल्स के केस में, बस कहानी खत्म। अब जितना ब्रैकेट ओपन है उतना ही ब्रैकेट एंड में क्लोज भी करना पड़ेगा, नहीं क्लोज करोगे तो वो एक एरर देगा। वैसे एक्सेल उसे लगाते बनेगा तो खुद ही लगा लेगा, अगर आगे की चीज़ आपने सही लगाया हुआ है ना तो लास्ट वाला ब्रैकेट वो सही से खुद ही लगा लेता है, वो गिन लेता है कि मैं कितना ब्रैकेट लगाना चाहिए, उतने ब्रैकेट लगा देगा वो खुद ही। तो एक ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होना चाहिए, दो ब्रैकेट यहाँ पे खुला, तीन ब्रैकेट ये हो गया, तो लास्ट में भी हमें तीन ब्रैकेट लगाना चाहिए। देखो जब ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये उस ब्रैकेट को बताएगा कौन सा ब्रैकेट किस ब्रैकेट को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया तो देखो ये ब्रैकेट हाईलाइट हुआ था हल्का सा, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट इसे सेटिस्फाई कर दिया। अब इसको सेटिस्फाई करना बाकी है, तो ध्यान से देखना, जब यहाँ पे लगाऊंगा ना तो ये वाला ब्रैकेट हल्का सा हाईलाइट होगा, हुआ है हाईलाइट। अब ये वाला बाकी है, तो इस तरीके से ब्रैकेट लगाते रहो, देखते रहो कौन हाईलाइट हो रहा है कौन नहीं हो रहा। ये आपका डन। अगर मान लो यहाँ पे ब्रैकेट मैं नहीं लगाऊं, वैसे ही मैं डबल कोट लगाया मैंने और एंटर मार दी, तो ये देखो खुद पूछ रहा है कि ये वाली अपडेट को आप एक्सेप्ट करोगे क्या। देखो इसने तीन ब्रैकेट लगाया है यहाँ पे, तो इसे पता है, ये बोला ना कि वी फाउंड टू टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राइड टू करेक्ट इट, तो ये खुद से करेक्ट करने की कोशिश करा, तीन लगा रहा है, तो देखो ओके कर दो तो वो तीन लगा देगा अगर आप इससे ओके हो तो, नहीं तो आप नो कर देना, खुद से बोल दो मैं लगाऊंगा, तो वो खुद से लगाने के लिए कह देगा आपको कि खुद से लगा लो भाई। तो देखो अब ये चीज़ एकदम परफेक्टली काम कराना इसके हिसाब से। अब देखो इसे मैं एक बहुत अच्छे से करता हूँ, मैं कोशिश की आपको मैं समझाऊँ किस तरीके से चल रहा है ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को एक बार मैं और लगाऊंगा रिवर्स वे में। अब इसे देखो कल भी मैं पढ़ाऊंगा, कल भी मैं आपका टाइम इसमें लूँगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये किस तरीके से चेक कर रहा है। L3 जो है 68 को वो चेक कर रहा है कि ये 34 से छोटा है क्या, छोटे का चिन्ह लगाया मैंने। तो भाई आप बोलोगे नहीं नहीं छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये फेल को छापेगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक और लॉजिक लगा है, वो लॉजिक लगा है L3 यानी जो 68 है वो 43 से छोटा है क्या, भाई नहीं छोटा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो फिर ये इसे नहीं पढ़ेगा, उसके एक आगे वाले पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो चेक कर रहे हैं कि ये L3 है यानी 68 वो 51 से छोटा है क्या, तो यहाँ पे भी फॉल्स हो गया सेकेंड। अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे उसे क्या मिला कि एक टेक्स्ट है, तो डबल कोट के अंदर है, सिंपली इस टेक्स्ट को छाप के दे देगा आपको, तो इसने यही गुड आपको छाप के दे दिया। अगर मैं इसे 15 कर दूं तो देखो फेल बता दिया। तो जब आपने 15 किया तो यहाँ पे क्या रहा, इसे जब वो टेस्ट कर रहा है तो वो यहाँ पे टेस्ट करते ही उसने देखा कि अरे जो ये 15 है 34 से छोटा है, यानी कि ये तो बात ट्रू हो गई, तो यहीं पे वो आपको भर के दे देगा फेल। तो देखो इसका एक लॉजिक और मुझे समझाने के लायक लग रही, वो मैं समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ, देखो जो आप यहाँ पे सारे कंडीशन लगा रहे हो ना, वो एक सिस्टमेटिक वे में लगा रहे हो कि देखो आपने पहले कंडीशन 34 से चेक करवा रहे हो, फिर 43 से चेक करवा रहे हो आप, और फिर आप यहाँ पे चेक करवा रहे हो, है ना। अगर देखो अगर ये वाला आपने यहाँ पे लिख दोगे गलती से फॉर्मूला, यहाँ पे अगर आपने लिख दिया गलती से फॉर्मूला, यही फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे मैं एक बार नोटपैड में मैं कॉपी कर दूँ इसे मैं, और मैं इस फॉर्मूला को मैं आपको लिख के दिखा दूँ। मैं देखो ये वाला फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और देखो अब आपने क्या किया आपने, अब आपने भाई बोला है कि जो L2 है ना इसे मुझे टेस्ट करवा दो यहाँ पे कि 51 से ये बड़ा है क्या,
51 से अगर ये बड़ा होगा तो मैं यहीं पे कहना चाहूँगा कि ये गुड, ठीक है। और फिर मैं ये बोलता हूँ कि ये मैं बोलूँगा यहाँ पे थर्ड। अच्छा यहाँ पे छूट गया मेरे से, डबल कोट नहीं लगा। तो देखो अब जब आप इस तरीके से लगाओगे, अभी तो सपोज मान के चलो यहाँ पे आपको देखने को लग रहा है कि सही है, लेकिन अब जब इस तरीके से आप लगा रहे हो ना, तो अभी तो देखो मैं मान लो दो ही कंडीशन डाल रहा हूँ, एक और मैं कुछ कंडीशन डालूंगा इसके आगे, फिर आपको लगेगा यार ये ना चीज़ें गलत हो गई। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं मान लो एक और, अभी तो 3 ही पैरामीटर है, लेकिन अगला वाला जब मैं फर्स्ट डिवीजन को डालूंगा और ऑनर को डालूंगा तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि वो मैं क्यों मैं मना कर रहा हूँ कि आपको वो नहीं करना है। अच्छा 11-18 हो गए। चलो आप लोगों का टाइम हो चुका है, कल मैं ये चीज़ें फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सर चलेगा। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू भाई, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय आशीष। बाय सर।